उत्तर प्रदेश में बाबा आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। एक ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आई, गुंडाराज खत्म करने के नाम पे आई, कानून व्यवस्था ठीक करने के नाम पर आई। लेकिन पिछले 5 साल में हमने देखा कि बाबा जी के राज में हाथरस कांड होता है। हाथरस का कांड, जहां एक गरीब वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ गैंगरेप होता है, गैंगरेप करने वालों के साथ सरकार खड़ी हो जाती है और उस गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। उसका विरोध करने जब हम लोग पहुंचे तो हम भी साथ थे, फैसल लाला भी साथ थे, रामपुर के लोग भी हमारे साथ थे। हमारे ऊपर हमला किया जाता है, हमारे ऊपर हमला कराने का काम ये सरकार करती है। हमने देखा कोरोना की महामारी में हर घर में मौत हुई। गंगा नदी की घाट पर लोगों की लाशें सड़ी हुई पाई गई। कहीं कुत्ते नोच रहे थे, कहीं चील कौवे खा रहे थे। हमने देखा इस सरकार में कोरोना की महामारी में जब लोगों की जान जा रही थी, उस वक्त आदित्यनाथ की सरकार 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीद रही थी, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीद रही थी और 8 लाख रुपए के लिए बच्चों का वेंटिलेटर जो आता है वो 22 लाख रुपए में खरीद रही थी। यानी ये सरकार कोरोना की महामारी के दौरान भी दलाली और भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार दूर करने वालों की सरकार नहीं। एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जब भी मैं कोई इनका घोटाला खोलता हूं मेरे ऊपर मुकदमा लिख देते हैं। बाबा जी ने 21 मुकदमा किया, मेरे ऊपर 21 मुकदमा और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अलग लगा दिया। 21 मुकदमा लगाया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, घर पे पुलिस वालों को भेज दिया, बोले संजय सिंह कहां है, उसको पकड़ना है। मैं दूसरे दिन विधानसभा के अंदर पहुंच गया, मैंने कहा बाबा जी मैं यहां हूं, मुझे पकड़ के दिखाओ, करो अंदर, मुझे जेल में डालो। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है या जो सर पे टोपी लगा के निकलता है तो बड़े बड़े जानवरों से टक्कर लेने का हौसला रखता है। तुम्हारे मुकदमों से, तुम्हारी लाठी से, तुम्हारी गोली से हम लोग डरने वाले नहीं। देश की पार्लियामेंट में बोलता हूं, वहां मोदी जी बैठे हैं, वो परेशान हो जाते हैं। क्या कह के आए थे, अभी ठीक याद दिला, बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा। सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए क्या? 15 पैसे नहीं आए। और हमारी बहनें यहां पर बैठी है, अपने पतियों से, ये हमारी बहनें पैसा बचाकर संदूक में 1500 की नोट जो इन्होंने रखी थी कि घर में बीमारी होगी तो पैसा काम आएगा, बेटी की शादी होगी तो पैसा काम आएगा, जमीन खरीदना होगा तो पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, जो संदूक में 1500 की नोट रखी है वही काला धन है, लाइन में लग के जमा करना। इनका पैसा खाली करा दिया और पैसा दिया किसको? किसको पैसा दिया? सबको नाम यहां भी याद है, देखो रामपुर में अडानी का नाम चल रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया, अपने मित्रों को दे दिया पैसा। कितना पैसा दिया मालूम आपको? 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से कर्जा लिया इन पूंजीपतियों ने। 10.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। अगर ये 10.5 लाख करोड़ रुपए पैसा वापस आ जाए तो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बन सकते हैं, अच्छे अस्पताल बन सकते हैं, सड़कें बन सकती है, रोजगार के साधन पैदा हो सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग लग सकते हैं।
लेकिन आपका पैसा लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां देना तो दूर, कोरोना की महामारी में आपका रोजगार छीनने का काम किया। एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान में चल रही है जिसके राज में पेट्रोल ने भी शतक मारा और डीजल ने भी शतक मारा और सरसों का तेल 250 रुपए लीटर। महंगाई आसमान पे पहुंच गई, गरीब और गरीब हो रहा है, पूंजीपति लगातार अमीर हो रहा है। एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर चल रही है जो खुलेआम कह रही है हम 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर कमाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी की सरकार कह रही है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो लोग कह रहे हैं अरे देशभक्त तुम नहीं हो जो देश को बेचने का काम करते हो। देशभक्त वो है जो अपने खून पसीने से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये रामपुर के लोग, ये उत्तर प्रदेश के लोग जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो किसान है, मजदूर है, वो देशभक्त है। क्या बेच रहे हो? रेल बेच रही है सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेच रही है, सेल बेच रही है, कोल इंडिया बेच रही है, बीपीसीएल बेच रही है, एलआईसी बेच रही है, सड़क बेच रही है, बिजली बेच रही है, पानी बेच रही है, स्टेडियम बेच रही है, एफसीआई बेच रही है, और तो और पूरा हिंदुस्तान बेचने में ये सरकार लगी हुई है। ये देश बेचने वालों की सरकार है। मैंने सदन के अंदर कहा था मोदी जी जो अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, जो बाप दादा की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। एक कपूत सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमें जागना होगा, हमें होशियार रहना पड़ेगा। कौन से लोग हैं जो चुनाव प्रचार में आपके पास आते हैं? केजरीवाल जी आते हैं, वो क्या कहते हैं भाइयों और बहनों स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फ्री बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नौजवानों के लिए रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, योगी बाबा आते हैं तो क्या कहते हैं गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? इतनी बड़ी मनहूस पार्टी है, गांव गांव में शमशान बना। हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए जिसमें नमक रोटी नहीं अच्छे खाने दिए। हमको शमशान नहीं चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए जहां हमारी मां का इलाज हो सके, जहां उस बच्ची को जिसको टाका लगाने में कई घंटे लग गए और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, उसका इलाज हो सके। नहीं चाहिए शमशान हमें उद्योग धंधे चाहिए, व्यापार चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। हिंदुस्तान तब आगे बढ़ेगा जब गरीब आदमी को आप ताकत देंगे, उनको बढ़ाने का काम करेंगे। और ये काम अगर हिंदुस्तान में कोई सरकार कर रही है तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कर रही है। मैं कहना चाहता हूं जाइए और एक बार देखकर, ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली आपसे। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों में जाते थे, मकड़ी के जाने लगे थे, टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम स्कूलों में नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में वहां के टीचर्स को विदेशों में हमने ट्रेनिंग कराया। और पिछले 5 साल से रामपुर के लोगों आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 5 साल से इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहा है। आज हजारों रुपए की फीस, लाखों रुपए की डोनेशन दे के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते, बल्कि वो कहते हैं हमें केजरीवाल के सरकारी स्कूल में अपना नाम लिखवाना।
ट्रंप की बेटी अमेरिका से आती है तो वे नहीं कहती कि मोदी के गुजरात का स्कूल देखना है, वो कहती है दिल्ली में केजरीवाल का स्कूल देखना। आज पूरी दुनिया में हमारे मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की चर्चा हो रही है। 200 तरह की जांच होती है वहां पे, अल्ट्रासाउंड होता है, वहां दवाएं मुफ्त मिलती है। हमने फरिश्ते स्कीम लागू की। हमने कहा कोई आदमी रास्ते में एक्सीडेंट का पीड़ित मिल जाए तो उसको छोड़कर भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बनो, उसको उठाओ, अस्पताल में पहुंचाओ। पहुंचाने का भी केजरीवाल सरकार 2000 रुपए देती है और उसके इलाज में अगर 50 लाख रुपए भी खर्च हो तो केजरीवाल की सरकार करती है। एक ऐसी सरकार जिसने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देने का काम किया। एक ऐसी सरकार जो माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करती है, विधवाओं की पेंशन 3 गुना, बुजुर्गों की पेंशन 3 गुना, विकलांगों की पेंशन 3 गुना। आज दिल्ली में हमने गेस्ट टीचर की तनख्वाह 2 गुना करने का काम किया, आंगनबाड़ी की तनख्वाह 2 गुना करने का काम किया। सबका ख्याल रखने वाली सरकार केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में जब हम आए, जब हम रामपुर गए, जब हम लखनऊ गए, जब हम आगरा गए, हाथरस गए, मेरठ गए, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, चारों तरफ जहां जहां हम लोग गए वहां एक ही बात निकल कर आती थी, क्या दिल्ली की तरह यहां भी फ्री बिजली मिल सकती है? क्या दिल्ली की तरह यहां भी 24 घंटे बिजली मिल सकती है? क्या दिल्ली की तरह यहां भी पुराने बिजली के बिल के बकाया माफ किए जा सकते हैं? तो हमने अभियान चलाया और ये देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, केजरीवाल की पहली गारंटी सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी और पुराने बिजली के बिल के बकाया माफ किए जाएंगे। अगर होली के त्योहार के पहले सरकार बन गई तो मैं हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने घर का बिजली का बिल लेकर जाना और उसी होलिका में उसको जला देना, पुराने बिजली का बिल। जो मंदिर के नाम पर नहीं, मस्जिद के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, जो तरक्की के नाम पर हो, स्कूल के नाम पर हो, अस्पताल के नाम पर हो, बिजली के नाम पर हो, पानी के नाम पर। आइए एक सरकार मिलकर बना। और ठीक कहा फैसल लाला ने, हमसे सवाल किया भाजपाइयों ने, हमसे सवाल किया कांग्रेस के लोगों ने, हमसे सवाल किया सपा वालों ने, बसपा वालों ने, तमाम पार्टी के लोगों ने, बिजली कैसे देंगे? भाजपा वालों ने कहा पूरा बजट डूब जाएगा। मैंने कहा अगर बजट डूबना होता तो केजरीवाल का बजट जाकर देख लो, मुनाफे का बजट है फ्री बिजली देने के बाद। बोले सब कुछ फ्री करना, ये राशन भी फ्री, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, ये कैसे सब कुछ फ्री? मैंने कहा मोदी जी चलो शुरू करते हैं, योगी जी आइए मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की फ्री बिजली बंद करो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री की बिजली बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आइए मिलकर योगी आदित्यनाथ की फ्री बिजली बंद करते हैं। मैं सांसद हूं लेकिन मैं भी कह रहा हूं 5000 यूनिट महीने का फ्री बिजली मिलता है हमको, बंद करो फ्री बिजली। मंत्रियों की फ्री बिजली बंद करो, विधायकों की फ्री बिजली बंद करो, राष्ट्रपति की फ्री बिजली बंद करो। अगर उनकी फ्री बिजली बंद नहीं कर सकते तो गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दो, ये उनका पैसा है जिससे तुम फ्री बिजली लो।
ये पैसा किसका है भाई? बाबा जी जो हेलीकॉप्टर में गड़गड़ाते हैं, किसका पैसा है? किसका पैसा है? आपका पैसा। ये डीएम, एसपी, ये मंत्री, ये विधायक, ये सांसद, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, किसका पैसा है? किसका पैसा है? तो केजरीवाल जी आपका पैसा आपके लिए लगाते हैं और भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा वाले आपका पैसा लूट कर ले जाते हैं। ये बुनियादी फर्क है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इसलिए क्या कहते हैं भाजपा कांग्रेस के लोग? कहते केजरीवाल को राजनीति नहीं आती। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा बेईमानो, केजरीवाल को लूटने और भ्रष्टाचार करने की राजनीति नहीं आती। केजरीवाल को फ्री बिजली कैसे देना, ये राजनीति आती है। और उसमें तुम फिसलती हो। तुम्हारी मनहूस पार्टी ने गांव-गांव में शमशान बनाने की ऐसी बात कही कि कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। शमशान बन गया। ऐसे मनहूस लोगों को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हमें हटाना है। एक कहानी सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार से भटकते 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 रेगिस्तान के इलाके में चले गए। ध्यान से सुनना ये कहानी। बहुत काम किए, पूरे चुनाव पर काम आएगी और जिंदगी भर काम आएगी। जब जब चुनाव आएगा तब तब याद करो। तो एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार से भटकते भटकते रेगिस्तान के इलाके में चले गए। रेगिस्तान का इलाका था। हंसनी परेशान हो गई। तो बिजली मिलेगी आप 24 घंटे बिजली का नहीं आता है हमारा। बिजली जाएगी नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। जनरेटर बंद हो गया। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली में जनरेटर बंद है। वहां जनरेटर का, इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो रेगिस्तान का इलाका था। हंस और हंसनी परेशान हो गए। हंसनी ने अपने हंस से कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेके चला आया? यहां न पेड़ है, न पौधे हैं, न झील है, न झरने हैं, न हरियाली है, न खुशहाली है। हंस ने अपनी हंसनी से कहा, प्रिय, हम लोग रास्ता भटकते भटकते रेगिस्तान में आ गए हैं। किसी तरह से शाम हो जाने दे, रात बीत जाने दे, सुबह हम लोग फिर हरिद्वार चले जाए। दोनों भटकते रहे। शाम हुई। एक पेड़ दिखा हंस और हंसनी को। वो हंस और हंसनी उसी पेड़ के नीचे चले गए। उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू। जब रात हुई तो हंसनी ने फिर अपने हंस से कहा, अरे हंस, ये कैसा इलाका है? यहां तो कोई तरक्की हुई नहीं। ये तो रेगिस्तान का इलाका है। यहां न पेड़ है, न पौधे हैं, न झील है, न झरने हैं, न हरियाली है, न खुशहाली है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया, प्रिय, किसी तरह से रात तो बीत जाने दे, सुबह होगी, हम लोग हरिद्वार चले जाए। रात बीती, सुबह हुई। हंस अपनी हंसनी को लेकर हरिद्वार की तरफ चलने लगा। वो उल्लू पेड़ से नीचे आ गया। उसने हंसनी का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहा है हंस? हंस हैरान हो गया। उसने कहा, अरे मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है, तू तो उल्लू है, ये तेरी पत्नी कैसे हो गई? तो उसने कहा, खामोश हो जाना, ये इलाका हमारा है, यहां के आदित्यनाथ हम ही है। जो कह दिया वो कह दिया, लेके जा नहीं सकते इसको। हैरान हो गया हंस। दोनों में झगड़ा हो गया। उल्लू और हंस लड़ने लगे। गांव की पंचायत
पंचों ने कहा भाई बहुत गंभीर मामला है, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। पंच लोग किनारे गए, एकांत में बैठ गए। उन्होंने कहा भाई देखो, हंस बात तो ठीक कह रहा है, हंसनी पत्नी तो हंस की है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी हरिद्वार चले जाएंगे, हम लोगों को तो रहना उल्लू के बीच में है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में सुना। समझ गए आप लोग? पीछे तक सब समझ गए, ताली बजा लो जो लोग समझ गए। पंच लोग वापस आए, पंचों ने कहा भाई फैसला हो गया। हंस ने कहा जी क्या फैसला हुआ? बोले फैसला ये हुआ है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को गांव छोड़कर जाने की इजाजत दी जाती है। हंस रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा कैसे पंचों के बीच में आ गया? उल्लू को मेरी पत्नी दे दी, मुझे गांव छोड़ने को कह रहा है। रोकर चीख कर चिल्लाकर जब वो हंस आगे बढ़ने लगा हरिद्वार की तरफ, उल्लू फिर उसके पास गया, उसने हंस का हाथ पकड़ा, उसने कहा मित्र हंस रुको, कहां जा रहे हो? हंस ने कहा अरे उल्लू, मेरी पत्नी ले ली, अब मेरी जान लेगा क्या? उसने कहा ना तुम्हारी पत्नी लूंगा, ना तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन कल रात को जब तुम्हारी पत्नी ये कह रही थी ये इलाका वीरान क्यों है, ये इलाका रेगिस्तान क्यों है, यहाँ पेड़ पौधे हरियाली और खुशहाली क्यों नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं मित्र हंस, यहाँ ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में अपना फैसला सुनाते हैं। इसलिए आपके लिए लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला, जेल जाने वाला, लाठी खाने वाला, अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलवाने वाला, एक हिम्मती, एक साहस का रखने वाला, हौसला रखने वाला फैसल वाला, आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में है। अगर इसने परिश्रम किया है, आपकी लड़ाई लड़ी है, आपकी आवाज उठाई है और तमाम जोखिम बर्दाश्त किए हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, इनके चुनाव निशान बटन पे अपना वोट देके इनको जिताने का काम करना। हमें नफरत फैलाने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना है। ये मुल्क है जहां संकट मोचन के मंदिर में बिस्मिल्लाह खान की सहनाई गूंजती है। ये मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। यह है हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को जो मिटाने की कोशिश करेगा, हमारे सेकुलरिज्म, हमारी धर्मनिरपेक्षता को जो मिटाने की कोशिश करेगा, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये मुल्क बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी योगी और मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। और इसके लिए हम आपसे लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। हमारी गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने की कोशिश मत करो। हम मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने वाले लोगों ने किया क्या है, मैंने पिछले दिनों उनका सच आपके सामने रखा। वो सच क्या था? चंदा चोरी कर रहे थे। मैंने वो खुलासा किया। 5 मिनट के अंदर अयोध्या में भाजपा के लोगों ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। किससे खरीदी? सुल्तान अंसारी से। सुल्तान अंसारी से। मैंने भाजपाइयों से कहा किससे जमीन खरीदी? बोले राम भक्त है सुल्तान अंसारी। मैंने कहा सुल्तान अंसारी देश का सबसे लकी और भाग्यशाली मुसलमान है जिसके पक्ष में आरएसएस, बीजेपी सारे जुड़ रहे हैं। माल कमाना था। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए ये चंदा चोरी का जब मैंने खुलासा किया, कानपुर वालों ने बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान, भाजपा ही पहुंच के फाड़ने लगे। कानपुर वालों ने कहा भैया इसमें तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं। बोले हमें पता है किसके लिए लिखा है।
इनसे होशियार रहना। और मैं फिर से कह रहा हूं, आज एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जिसको हटाकर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेगी। और दूसरी गारंटी केजरीवाल जी की है, नौजवानों को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरी हर साल। मैंने फैसल भाई से कहा था कि उसका भी प्रचार कर देना, शायद किसी कारण से उसकी बात नहीं हो पाई। मैं बता देता हूं कैसे होगा। लोग हमसे पूछते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत है, कैसे होगा? हिसाब लगा लेना। रामपुर के लोगों आपको बताते जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यानी कि सेवा योजन कार्यालय में बेरोजगारों की संख्या जो दर्ज है वो है 34 लाख बेरोजगार। कितना? उनको हर महीने 5,000 रुपए अगर आप देंगे तो महीने का खर्च सरकार का आएगा 1700 करोड़ रुपया। कितना आएगा? और साल का खर्चा कितना आएगा? 20,400 करोड़ रुपया। और उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 5,80,000 करोड़ रुपया। अब हाथ उठा के बताओ, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? नौजवानों के भी फॉर्म भरवाइए, नौकरी और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता की गारंटी हम दे रहे हैं। पीछे तक हाथ उठा के बताओ, साथ दोगे कि नहीं दोगे? इस लड़ाई में साथ दोगे कि नहीं दोगे? इस लड़ाई में साथ है आप सब? इस लड़ाई में साथ है ना? फैसल लाला के साथ खड़े हैं ना? बहुत बहुत शुक्रिया। पूछते हैं बिजली कैसे दोगे? पता कर लेना बिजली विभाग में जाकर। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से जो बिजली विभाग को पैसा मिलता है वो कितना है? कितना है? 19,000 करोड़ रुपया। कितना है? 19,000 करोड़ रुपया। तो एक चीज बताओ, 19,000 करोड़ रुपए बिजली माफी के लिए और 20,000 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता के लिए 5,80,000 करोड़ के बजट से निकालना कोई मुश्किल का काम है क्या? मुश्किल का काम है? लेकिन यही सही बात नेता लोग आपको बताते नहीं। कहते हो कैसे पाएगा, हो कैसे पाएगा? अरे हो ऐसे पाएगा कि इनकम टैक्स कमिश्नर बैठे हैं दिल्ली में, केजरीवाल जी, जाके उनसे सीख लो, बता देंगे कैसे हो पाएगा। सारा गणित जोड़ के बता देंगे आपको। तो जो वादा हम करते हैं, हम जुमला नहीं बोलते, हम भारतीय जुमला पार्टी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की वादा पूरा करने वाली पार्टी है। गारंटी देने वाली पार्टी है। गारंटी देके कहती है हम ये कह रहे हैं और इसको हम करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए का मतलब क्या हुआ? मोदी जी के मित्रों नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने जितना पैसा अकेले खा लिया, लूट के भाग गया हिंदुस्तान छोड़ के, उतने पैसे में पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 1 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। ललित मोदी, विजय माल्या जितना पैसा खा गए, उतने पैसे में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री बिजली दी जा सकती है।